दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल ई टीचर में। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में RGSS योजना, जो नवीन स्वास्थ्य बीमा योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की गई है, उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और साथ ही विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को लेकर आपकी जिज्ञासा जो है उनके संभावित उत्तर। तो राजस्थान सरकार द्वारा ये योजना लागू की जा रही सभी कर्मचारियों के लिए। इसमें कई प्रॉब्लम भी आ रही, कर्मचारियों के अलग अलग रिलेटेड इश्यूज़ है। इन इश्यूज़ और प्रश्न को लेकर कुछ आंसर आए हैं राजस्थान सरकार द्वारा, इस संबंध में गाइडलाइन जारी की है, तो वो हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आपको कर्मचारियों को हेल्प मिलेगी इससे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो दिक्कत आ रही है, जो प्रश्न आ रहे हैं आपके मन में या आपके जो समस्या है उनका समाधान मिलेगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी आपको एजुकेशन के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि एजुकेशन के संबंध में और RGSS योजना जो सरकारी कर्मचारी से रिलेटेड है, रजिस्ट्रेशन के संबंध में जो घोषणा की गई थी और उसको रिलेटेड जो बात कही गई ऑर्डर में, वो ये है कि RGHS के लिए पोर्टल भी बनाया गया है www.rgss.rajasthan.gov.in पर gov.in पर जाकर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 10 अप्रैल से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए RGSS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 30 अप्रैल तक चलेगी। अतः आवश्यक है कि सभी विभाग जिलों में विशेष अभियान संचालित कर जिला व ब्लॉक स्तर पर शिविर आयोजित करते हुए सेवारत कार्मिकों के RGHS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई समय रहते पूर्ण कराई जाए। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का फ्लो चार्ट व गाइडलाइन भी दी गई है। यहाँ पर विभाग की वेबसाइट पर फ्लो चार्ट गाइडलाइन का भी आप निरंतर अध्ययन करते रहें। रजिस्ट्रेशन कराने में अगर आपको कठिनाई आती है तो SIPF के जिला कार्यालय और उनके हेल्प डेस्क भी दी गई है, जिसमें ईमेल ID दी गई है helpdesk.sipf@rajasthan.gov.in पर जाकर आप मेल कर सकते हैं कोई समस्या है तो। नहीं तो हेल्पलाइन नंबर है 1800-180-6268 यानी 6268, इस पर आप नंबर ट्राई करें अगर कोई और समस्या आती है। अब आपको दिखा देता हूं मैं वो प्रश्न जो आपकी जिज्ञासा को शांत करेंगे, आपसे रिलेटेड है, इसी योजना से रिलेटेड जो हमारे मन में शंकाएं हैं, कई कर्मचारियों के मन में हैं। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा ही ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को लेकर कि सबसे पहले तो RGSS योजना क्या है। RGSS राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 बजट घोषणा के बिंदु संख्या 244 के तहत उसी के तर्ज पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में लागू की गई एक योजना है। RGHS योजना का लाभार्थी कौन बन सकता है, तो इसमें है कि इसमें मंत्री, विधायकगण, न्यायिक सेवा के सेवारत, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत अधिकारी कर्मचारी, सरकारी अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड निगम के अधिकारी कर्मचारी, पेंशनर, उनके आश्रित परिजन योजना का लाभार्थी बन सकते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है कि मैं RGHS का लाभार्थी कैसे बन सकता हूं या कैसे बन सकती हूं। RGHS योजना का लाभार्थी बनने के लिए सर्वप्रथम आपको पंजीयन कराना आवश्यक है। इसके लिए RGSS के वेब पोर्टल पर स्वयं के SSO ID से लॉगिन होकर आपको प्रक्रिया अपनानी है और आप लाभार्थी बन सकते हैं। स्थिति फर्स्ट में है, अगर आपके पास जन आधार पंजीयन संख्या है या उसकी संख्या है तो आपको SSO लॉगिन पर लॉगिन करना है। RGSS एप्लीकेशन खुलेगी, वहाँ पर क्लिक करना है। जन आधार कार्ड संख्या है, जन आधार पंजीयन संख्या दर्ज करें, एम्प्लॉय ID दर्ज करें, परिवार के सदस्यों की पुष्टि करें, अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करें और सबमिट कर दें। स्थिति 2 है, अगर आपके पास जन आधार संख्या, जन आधार जो पंजीयन है वह उपलब्ध नहीं है तो क्या करें। तो आपको SSO पर ही लॉगिन करना है, RGSS एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। पंजीयन नहीं होने पर जन आधार के पेज लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करना है। यानी कि अगर आपके पास जन आधार संख्या नहीं है तो ये प्रोसेस है सेकंड नंबर की स्थिति। पंजीयन नहीं होने पर आपको जन आधार का एक पेज मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, जन आधार का फॉर्म भरना है, आपको वहाँ से सबमिट करके जन आधार पंजीयन संख्या प्राप्त करनी पड़ेगी। जन आधार पंजीयन के बाद RGSS में पंजीयन की प्रक्रिया है तो स्थिति 1 में वर्णित प्रक्रिया को अपनाना है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं जन आधार आपको बनाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अब नंबर 4 है, क्या RGSS का लाभार्थी बनने के लिए मैं पंजीयन स्मार्ट एंड्रॉयड फ़ोन से भी कर सकता हूं। तो जी हाँ, आप RGSS पर पंजीयन एंड्रॉयड फ़ोन की सहायता से कर सकते हैं इजीली। RGSS लाभार्थी बनने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है, तो सबसे ज़रूरी है आपके पास जन आधार होना आवश्यक है, एम्प्लॉय ID और PPO संख्या होनी जरूरी है। RGHS फैमिली का अर्थ क्या है। अब RGSS में फैमिली का अर्थ है लाभार्थी के पति या पत्नी, जो भी लाभार्थी है, गवर्नमेंट सर्वेंट, लाभार्थी का पति या पत्नी अथवा कर्मचारी पर आश्रित 25 वर्ष तक की 2 संतान। यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि फैमिली इंपॉर्टेंट है, सभी यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं कि फैमिली में बच्चे कौन कौन से आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्लियर किया गया है कि कर्मचारी पर आश्रित 25 वर्ष तक की 2 संतान हो सकती है। 25 वर्ष से ज़्यादा का है तो वो क्वालिफाई नहीं है। 25 वर्ष की 2 संतान, इसके साथ ही माता पिता जो सामान्यतः कर्मचारी के पदस्थापन के स्थान पर ही
रहते हो जिनकी मासिक आय 6,000 से कम हो। यानी कि जो कह सकते हैं कि उसके माता पिता है, उसके बच्चे हैं, जो इंडिपेंडेबल कह सकते हैं, सॉरी डिपेंडेबल है अपने कर्मचारी के ऊपर, वो आ जाते हैं 25 वर्ष की उम्र तक के कर्मचारी के। और माता पिता की आय जो है 6,000 से कम होनी चाहिए। ये सब फैमिली में आते हैं। अब आता है आरजीएस कार्ड में नाम, जन्म दिनांक व कर्मचारी संबंध आदि से संबंधित सूचना गलत होने पर किस प्रकार सही की जाए। अगर आरजीएस कार्ड में आपका नाम, आपकी जन्म दिनांक, कर्मचारी से संबंध आदि से संबंधित सूचना गलत है तो आपको जन आधार कार्ड में शुद्धिकरण करवाकर सही करवाया जा सकता है। तो इसके लिए आप, क्योंकि ये जन आधार कार्ड की डिटेल्स को ही लेगा ऑटोमेटिकली और वहाँ पर कार्ड में शो हो जाएगी, तो आपको यहाँ पर जो आंसर दिया गया है उसके अनुसार यही कि गलत सूचना होने पर जन आधार कार्ड में आपको शुद्धिकरण करवाकर सही करवाना है, और ऐसा हो सकता है। अब देखते हैं क्या यह योजना परिवीक्षाधीन अधिकारी और कर्मचारियों पर भी लागू है। तो देख लेते हैं इसमें। तो क्या यह योजना परिवीक्षा अधिकारियों में लागू है, तो हाँ बिल्कुल, यह योजना परिवीक्षा धन अधिकारी कर्मचारी सब पर भी अनिवार्य रूप से लागू होती है। तो सभी को रजिस्ट्रेशन करना है। नंबर 9 क्वेश्चन आता है, यदि पति पत्नी दोनों की नियुक्ति, यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन आया है सभी के लिए इंपॉर्टेंट, कि पति पत्नी दोनों की नियुक्ति 1/1/2004 के बाद होने पर क्या आरजीएसएस में लाभ दोनों को मिलेगा। तो जी हाँ, 1/1/2004 और उसके पश्चात नियुक्त पति पत्नी को एक ही आरजीएस कार्ड पर दोनों को पृथक पृथक प्राप्त होने वाले लाभ के बराबर पर ही लाभ प्राप्त होंगे। तो इम्पोर्टेंट है ये कि पति पत्नी दोनों राजकीय सेवा में हैं तो उनकी नियुक्ति 2004 के पश्चात हुई है, तो क्या आरजीएस में लाभ मिलेगा दोनों को। तो जी हाँ, 1/1/2004 और उसके पश्चात नियुक्त पति पत्नी को एक ही कार्ड पर, यानी कार्ड उनका एक ही बनेगा क्योंकि वो फैमिली में एक जना आ जाएगा उसके मेंबर, एक ही कार्ड पर दोनों को, लेकिन सुविधाएं अलग अलग मिलेगी। दोनों एक ही कार्ड में है, दोनों को पृथक पृथक प्राप्त होने वाले जो लाभ है उसके बराबर पर ही लाभ प्राप्त हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि एक को जितना लाभ मिलता है उसके साथ साथ दूसरे को जो मिलेगा तो डबल लाभ मिलेगा उनको, पृथक पृथक प्राप्त होने वाले लाभ के बराबर। इसके साथ क्या जुड़वा बच्चों होने की स्थिति में 2 से अधिक संतान पर आरजीएस योजना का लाभ दे है। प्रथम प्रसव से यदि एक से अधिक जीवित संतानें हैं, प्रथम प्रसव से यदि एक से अधिक जीवित संतान है तो उनका पृथक इकाई माना जाएगा, उनको पृथक इकाई माना जाएगा। साथ ही प्रथम प्रसव से यदि एक जीवित संतान है और द्वितीय प्रसव से जुड़ा बच्चे होने की स्थिति में दोनों को ही एक इकाई माना जाएगा। आरजीएसएस योजना किस चिकित्सा सुविधा के लिए है, कैशलेस है। आरजीएस योजना के अंतर्गत आईपीडी, डे केयर, मातृत्व चिकित्सा आदि सुविधा के लिए एक कैशलेस योजना है। लाभार्थी किन अस्पताल में इलाज करवा सकता है, तो इसके लिए कर्मचारी व उसके आश्रित परिवारजन राजकीय अस्पताल, राज्य सरकार द्वारा सूचीबद्ध जो भी निजी अस्पताल में इलाज करवा सकता है। क्या गैर अनुमोदित चिकित्सालय में इलाज खर्च के दावे का पुनर्भरण भी दे है। गैर अनुमोदित चिकित्सालय में आपातकालीन परिस्थितियों में कुछ बीमारियों के लिए CGHS पैकेज दरों पर दावाओं का पुनर्भरण भी दे है, जिसमें निम्न बीमारियों को सम्मिलित किया गया है। इसमें कुछ बीमारियों के नाम भी दिए गए हैं काफ़ी, इनके लिए जो है गैर अनुमोदित चिकित्सालय में आपातकालीन परिस्थिति में बीमारियों के इलाज के लिए जो है पुनर्भरण की सुविधा भी रहेगी, जिसमें बीमारियों के ये कुछ नाम दिए गए हैं अगर ये डिजीज होती है सबको या किसी को भी, सॉरी। क्या कोविड-19 के दौरान उपचार को योजना में इमरजेंसी इलाज क्लोज में शामिल किया गया है, तो कोविड-19 के उपचार को भी इस योजना में शामिल किया गया। बड़ी खबर है इसकी आंसर में, कोविड-19 के उपचार को योजना में इमरजेंसी क्लोज में शामिल किया गया है, तो यहाँ कहा गया हाँ, योजना के अंतर्गत कोविड-19 के उपचार को भी शामिल किया गया है, यानी कोविड-19 के दौरान भी कोई पॉजिटिव होता है, गंभीर स्थिति में पहुंचता है तो उसका उपचार किया जा सकता है। और साथ ही गैर अनुमोदित अस्पताल में भी कोविड-19 का उपचार करने पर पुनर्भरण भी दे है। तो ये बड़ी खबर है, अच्छी खबर है कह सकते हैं। अस्पताल में भर्ती होने के उपरांत किस आधार पर बोर्डिंग अस्पताल वास की सुविधा किस प्रकार से रहेगी, तो वो भी दिया गया है यहाँ पर। जैसे वेतन श्रृंखला के अनुसार तय किए गए हैं मानदंड, जैसे कि राजकीय अस्पताल और अधिकृत निजी अस्पताल दोनों के अलग अलग है। 36,000 तक की वेतन श्रृंखला के जो कर्मचारी रहेंगे उनके लिए सामान्य कार्ड है। निजी अस्पताल में पात्रता जनरल वार्ड रहेगा उनके लिए, सॉरी सामान्य वार्ड रहेगा, कार्ड मैंने गलत पढ़ लिया, सॉरी। तो 36,000 रुपये तक की जो वेतन श्रृंखला उनके लिए राजकीय अस्पताल में पात्रता सामान्य वार्ड में रहेगी और अधिकृत निजी अस्पताल में जनरल वार्ड रहेगा। 36,001 से 63,000 रुपये तक की वेतन श्रृंखला के लिए कॉटेज रहेगा राजकीय अस्पताल में, निजी अस्पताल में अर्ध निजी वार्ड रहेगा। 63,001 रुपये और से अधिक के लिए डिलक्स राजकीय अस्पताल में पात्रता रहेगी, निजी अस्पताल में रहेगी निजी वार्ड। तो वेतन श्रृंखला के अनुसार उनको सुविधाएं दी जाएगी, जनरल वार्ड है या सामान्य कॉटेज है या जो भी वार्ड वगैरह है। अब अगला क्वेश्चन आता है, मेरे पास जन आधार कार्ड उपलब्धि नहीं है परंतु कार्ड आधार कार्ड बना हुआ है, क्या मुझे योजना का लाभ मिल सकता है।
जिस लाभार्थी का जन आधार कार्ड बना हुआ नहीं है उन्हें जन आधार कार्ड बनाया जाकर ही योजना का लाभ लिया जा सकता है। तो जन आधार संख्या, जन आधार पंजीयन के आधार पर आरजीएस योजना का लाभार्थी बन सकते हैं। तो आपको आधार कार्ड के आधार पर लाभ नहीं मिलेगा, आपको जन आधार बनाना ही पड़ेगा। अब अगला प्रश्न आता है हमारे इसी योजना से रिलेटेड, क्या जिनके पास भामाशाह कार्ड है उन्हें भी जन आधार कार्ड बनवाना होगा? नहीं। तो यहाँ पर अगर भामाशाह कार्ड जिसके पास है तो उन्हें जन आधार कार्ड बनवाना होगा। इसका उत्तर यही आपको नहीं है। पूर्व में जारी भामाशाह कार्ड के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क जन आधार कार्ड वितरित किए गए हैं। जो लाभार्थी नवीन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं उन्हें जन आधार कार्ड जारी किया जाता है। यानी अगर भामाशाह अब का बना हुआ है तो आपको फिर भी अप्लाई करना पड़ेगा नवीन कार्ड के लिए आवेदन, तो आपका जन आधार कार्ड बन जाएगा। यानी जन आधार कार्ड ही निःशुल्क सरकार द्वारा दिया जाता है, बनाना पड़ेगा। ई वॉलेट से प्रतिवर्ष कितने रुपए तक आहरण किया जा सकता है? 1/1/2004 के बाद के कर्मचारियों के लिए ई वॉलेट में राशि प्रति परिवार यानी कि 5 लाख रखी गई है। प्रति परिवार आपके कर्मचारी के रूप में आपके परिवार के लिए 5 लाख की रुपये की जो राशि है 5 लाख तक की वो आ जाएगी। गंभीर बीमारियों के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपये प्रति परिवार की सुविधा भी रखी गई है। यदि इलाज के उपरांत ई वॉलेट में राशि शेष बच जाती है तो क्या अगले वर्ष उपयोग में ली जा सकती है? नहीं, यह केवल 1 वर्ष के लिए ही है। यदि राशि शेष रहती तो वह योजना प्रारंभ होने से 1 वर्ष की समाप्ति पर स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अगले वर्ष नए सिरे से स्वास्थ्य पर लाभ होगा। लाभार्थी कितनी बार इस योजना के अंदर इलाज करा सकता है? परिवार के वॉलेट में उपलब्ध राशि के शेष रहने तक लाभार्थी परिवार इस योजना में आवश्यकता अनुसार कितनी भी बार इलाज करा सकता है। तो ये भी बड़ी खबर है कि कितनी ही बार अपनी जब तक राशि शेष है तब तक आप इलाज करवा सकते हैं। क्या इस योजना के अंतर्गत योजना के प्रारंभ होने के बाद की बीमारियां ही शामिल है? नहीं, इस योजना के अंतर्गत योजना चालू होने से पूर्व की बीमारियों हेतु भी चिकित्सा कवर सम्मिलित है। मेरा बच्चा 6 माह आयु का है और उसका जन आधार कार्ड में नहीं है तो क्या उसे लाभ मिलेगा? हाँ, योजना के अंतर्गत पात्र परिवार के जन आधार कार्ड के विवरण में नाम सम्मिलित नहीं होते हुए भी उस परिवार के 1 वर्ष तक की आयु के बच्चे को योजना के अंतर्गत इलाज करने का प्रावधान रखा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर छोटा बच्चा है जिसका जन आधार कार्ड में नाम सम्मिलित नहीं है, 6 वर्ष तक का है या 6 माह तक का है, फिर भी उसे 1 वर्ष तक की आयु के बच्चे को छूट दी गई है। 1 वर्ष तक की आयु के बच्चे को योजना के अंतर्गत इलाज करने का प्रावधान रखा गया है। बाद में करेक्शन करके हम ऐड भी करवा सकते हैं, ऐसी सुविधा भी हो सकती है। फिलहाल 1 वर्ष तक के बच्चे के लिए नाम सम्मिलित नहीं होते हुए भी आप इलाज करा सकते हैं। क्या उक्त लाभार्थी परिवार में शामिल नव विवाहिता को भी इस योजना का लाभ मिलेगा? हाँ, नव विवाहिता जो आती है तो भी उस परिवार में उसको लाभ मिलेगा। तो हाँ है, परंतु इसके लिए नव वधू का नाम परिवार के जन आधार कार्ड में तत्काल जुड़वाना होगा। इसके लिए वो अपने नज़दीकी ई मित्र राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जाकर अपना नाम जुड़वाएं। जन आधार कार्ड में नाम शामिल होने पर ही योजना का लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही मेरे परिवार का जन आधार कार्ड बना हुआ है पर किसी सदस्य का नाम नहीं जुड़े होने पर उसे लाभ मिल पाएगा? यानी कि मेरे परिवार का जन आधार कार्ड तो बना हुआ है पर किसी सदस्य का नाम नहीं जुड़ा है तो उसे लाभ मिलेगा? तो नहीं, जन आधार कार्ड में नाम होने पर ही योजना का लाभ प्राप्त होगा। यदि परिवार के किसी भी सदस्य का जन आधार कार्ड में नाम जुड़ने से रह गया था उसका नाम तत्काल जुड़ाए तभी मिलेगा। आरजीएस लाभार्थियों की श्रेणी क्या क्या है? आरजीएस लाभार्थियों का श्रेणी व विवरण आप rghs.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है, वहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही आरजीएस से संबंधित किसी प्रकार की समस्या के लिए टोल फ्री नंबर है 1800-180-6268 से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सभी प्रश्न थे हमारे आरजीएसएस योजना को लेकर, विभिन्न कर्मचारियों के मन में भी थे, सभी के मन में आ रहे थे क्योंकि नवीन योजना है तो शंका समाधान था। इसी को लेकर जो है सरकार द्वारा उत्तर दिए गए हैं और योजना से संबंधित जानकारी दी गई। आज आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर। आगे भी आपको एजुकेशन के अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।